नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। ये दोस्तों हमारी 11वीं अध्याय है, विद्युत एवं आधारभूत संरचना। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। विभिन्न जो आंकड़ा होते हैं, डेटा होते हैं, जो इस अध्याय के इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो इस इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है। जितने भी दोस्तों डेटा है इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो बताया हूँ वही इंपॉर्टेंट है। आज के दोस्तों हम जो इंपॉर्टेंट योजना है संचालित की जा रही है, जो इस इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक ना, और कुछ नहीं है। जितना बताऊंगा उतना पढ़ना है, मतलब किताब चाटने की जरूरत नहीं है। देखिए, FGD परियोजना, हमारे छत्तीसगढ़ में एक FGD परियोजना संचालित है, जो दोस्तों पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम करता है। चलिए समझते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित विद्युत संयंत्रों में पर्यावरण संरक्षण के मापदंडों को पूरा करने के लिए, तो विद्युत संयंत्रों में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के मापदंड को पूरा करने के लिए, मतलब हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, संरक्षण करना है। इसके लिए क्या पैमाना निर्धारित किया गया मापदंड के लिए? 500 मेगावाट के 2 यूनिट, 500 मेगावाट के 2 यूनिट मेगावाट अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा, जांजगीर चांपा, चांपा में, पहला याद रखना है। दूसरा, 500 मेगावाट के 1 यूनिट अर्थात 500 मेगावाट, ठीक, कोरबा पश्चिम विस्तार में FGD संयंत्र स्थापित की गई है। FGD संयंत्र स्थापना हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। एवं 250 यूनिट के 2 यूनिट मतलब 500 मेगावाट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में FGD संयंत्र लगाने की निविदा प्रक्रियाधीन है। FGD दोस्तों प्रणाली है, तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, जो ना किसी भट्टी या बॉयलर से निकलने वाले जो फ्लू गैस होता है ना, फ्लू गैस, उस फ्लू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अलग करता है, हटाता है, ताकि हमारे पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रहे, संरक्षण रहे। यह जो तकनीक है ना, FGD एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जो किसी ताप विद्युत गृह में लगाया जाता है। तो बॉयलर से जो निकलने वाले धुएं होते हैं, उस धुएं में फ्लू गैस होते हैं, उस फ्लू गैस में से सल्फर डाइऑक्साइड को सिंक कर लेता है, सोख लेता है। ठीक, यही FGD संयंत्र कहलाता है। तो दोस्तों इतने इतने मेगावाट की क्षमता वाले मेगावाट दोस्तों लगाए जाने की प्रस्ताव है। कहाँ कहाँ? तो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा में कितने? तो 500 दूनी 1000 मेगावाट का। ठीक है। कोरबा पश्चिम में कितना? तो 500 मेगावाट का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कितना? तो 500 मेगावाट का। ठीक है। संयंत्र लगाए जाएंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करेंगे, ताकि हमारा पर्यावरण क्या रहेगा दोस्तों, सुरक्षित रहेगा। ठीक, तो बस यहाँ जिसमें यही तक पढ़ना था, नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ चीजें आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना। देखिए, जो बताऊंगा उसी को पढ़ना है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ कहाँ? तो छत्तीसगढ़ के 5 जगह, कहाँ कहाँ याद रखना है। एक हसदेव बांगो पंप स्टोरेज परियोजना 800 मेगावाट का, ये सिकासार पंप स्टोरेज परियोजना याद रखना है। दूसरा, तीसरा रौनी पंप स्टोरेज परियोजना कहाँ है? तो ये बगीचा तहसील जसपुर में है। ठीक, कोटपाली पंप स्टोरेज परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो बलरामपुर में ही याद रखना है। ठीक, दानागिरी पंप स्टोरेज परियोजना कहाँ है? तो बगीचा जिला जसपुर में। तो केवल दोस्तों 5 जगह याद रखना है जहां पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक, ये 5 जगह आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है।
चलिए 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 चलिए, अब आते हैं दोस्तों, हम योजना पे आते हैं। कहाँ गया योजना? पपों का ऊर्जीकरण नहीं पूछा जाएगा। ठीक, कृषक जीवन ज्योति योजना पर हम चर्चा करेंगे। किस पे? तो कृषक जीवन ज्योति योजना पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम हाफ बिजली बिल पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे? तो हाफ बिजली बिल पे हम क्या कर लेते हैं जी? चर्चा कर लेते हैं। ये है हाफ बिजली बिल। ठीक, ये पूछा जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को याद रखना है, घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत। ठीक, इसे कहा जाता है हाफ बिजली बिल स्कीम, हाफ बिजली बिल योजना। ठीक, राज्य शासन के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2019 को नहीं भूलना है, 1 मार्च 2019 से प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक, 400 यूनिट तक बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर अंकुरित बिल की राशि को आधा करते हुए बिल जारी किए जा रहे हैं। तो 1 मार्च 2019 से यदि आपके घर में दोस्तों 400 यूनिट तक की बिजली पर बिजली बिल आता है तो आपके बिजली बिल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा। ठीक है, हाफ बिजली बिल यूनिट, ये सभी परिवार के लिए है। ठीक ना? कब से संचालित है? तो 1 मार्च 2019 को आपको याद रखना है। ठीक है, कितने यूनिट तक पूछेगा? तो 400 यूनिट तक इसको याद रखना है, आधा किया जाता है। बाकी नीचे का जो भी प्रावधान दिया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं मेरे प्यार बच्चों, कृषक जीवन ज्योति योजना। राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 HP तक, 3 अश्वशक्ति तक, मतलब 3 HP के मोटर होते हैं ना जी, पंप, सिंचाई वाला पंप, तो 3 HP तक कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष की छूट है जी, 6000 तक प्रति वर्ष आप छूट दिया गया है। एवं 3 से 5 के भी जो HP के मोटर होते हैं कि कृषि पंप की बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष की छूट दी जा रही है। ठीक, उपरोक्त छूट अस्थायी कृषि पंपों पर भी है, पंपों पर भी दी जाती है, अस्थायी हो चाहे स्थायी हो। नवंबर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लैट रेट, मतलब एक विकल्प है, मतलब इसका प्रभाव बिजली बिल पर नहीं पड़ता है। फ्लैट रेट का मतलब वही होता है, फ्लैट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा दी गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए मात्र 100 प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लैट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिंचाई पंपों पर बिना पंप की क्षमता के सीमा के उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक, इसके अंतर्गत किसानों को अश्वशक्ति वाला, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन। ठीक है, देखिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक, इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि आप 30 यूनिट तक की खपत करते हैं तो किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं है, एकल बत्ती के तहत ना। इस बीपीएल कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। कौन उसका वहन करता है? तो राज्य शासन। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को ₹100 मासिक की दर से फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 31/8/2024 की स्थिति में कुल बिजली कनेक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। ठीक, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री शहरी विद्युत कुछ खास नहीं है इसमें,
कोई खास होता तो बताता, लेकिन नहीं है तो इसको नहीं पढ़ना है। मजरा टोला 100% किया जा चुका है, बस इतना याद रखना, इसमें खास नहीं है। मजरा टोला का विद्युतीकरण कितना % हो चुका है, तो 100% हो चुका है, ये याद रखना है बस, बाकी इसमें कुछ खास नहीं पूछेगा। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना ATS, कुछ नहीं खास नहीं है इसमें, ये भी कुछ खास नहीं। स्मार्ट मीटर स्थापना हेतु कार्य विवरण कुछ खास नहीं। स्कीम स्कीम ये भी कुछ खास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अंडर PM जन्मन, ये भी PM सूर्य घर योजना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है जी। PM सूर्य घर योजना, PM सूर्य घर योजना देखिए नया योजना है ये, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अति महत्वाकांक्षी PM प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं के परिसर में, अपने घर के परिसर में स्वयं की विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक न्यूनतम 1 किलोवाट तथा अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता, न्यूनतम कितना 1 किलोवाट, अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का प्रावधान है। न्यूनतम 1 किलोवाट, अधिकतम 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का प्रावधान है। इस हेतु केंद्रीय अनुदान क्रमशः 1 किलोवाट के लिए कितना है दोस्तों 30,000, 2 किलोवाट के लिए 60,000, 3 किलोवाट के लिए अधिक 78,000 रुपया प्रावधानित है। अनुदान मतलब सब्सिडी दिया जाएगा। मार्च 2027 तक प्रदेश के 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की छतों मतलब रूफटॉप छतों एवं सभी शासकीय भवनों में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, तो मार्च 2027 तक याद रखना है, मार्च 2027 तक। प्रदेश में अब तक 2,22,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीयन किया है एवं लगभग 19,000 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में 3300 उपभोक्ताओं ने वेंडरों का चयन कर लिया है एवं वेंडरों द्वारा उपभोक्ता परिसर में प्लांट स्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। योजना के अंतर्गत अब तक 460 उपभोक्ताओं द्वारा अपने परिसर में प्लांट की स्थापना की जा चुकी है एवं 231 उपभोक्ताओं को योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है। ठीक, ये है PM सूर्य घर योजना। ठीक ना, शुभारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखना है 29 फरवरी 2024 को। कब, ये 29 फरवरी को ना, पिछले साल 29 फरवरी 2024 याद रखना है, 2024 को PM सूर्य घर योजना का शुभारंभ किया गया था। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वितरण हानि से, बस 14% वितरण हानि है, उसको बस याद रखना है आप। राजस्व संग्रहण से यहाँ से नहीं पूछा जाता है, कभी भी पढ़ चुके हैं उसको, ऐसे भी हम। सौर सुजला योजना, सौर सुजला योजना में बस ये क्या है ये पढ़ना है, इसके तहत जो बजट प्रावधान है उसे नहीं पढ़ना रहता है। ठीक, हालांकि कई लोग लिख देते हैं लेकिन नहीं पूछता है जिंदगी में। सौर सुजला योजना राज्य में उपलब्ध कृषि भूमि कि सिंचाई क्षमता में वृद्धि, जो भी उपलब्ध है हमारे यहाँ कृषि भूमि, उसके सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। तो सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु ऐसे बोरवेल जो ग्रिड लाइन से दूर है, पावर ग्रिड लाइन से क्या है, दूर है, अथवा कृषकों द्वारा किसी कारणवश पंप अब तक ऊर्जीकृत नहीं किए गए हैं, ऐसे कृषकों के भूमि में सौर ऊर्जा के माध्यम से सौर सिंचाई पंप की स्थापना हेतु यह योजना तैयार की गई है। ठीक, यह योजना राज्य शासन तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मापदंडों एवं दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है जी। ठीक, तो ऊर्जा मंत्रालय के मापदंडों के दिशा निर्देश के आधार पर यह योजना तैयार किया गया है। सौर सुजला योजना का उद्देश्य कृषकों की सिंचाई आवश्यकता हेतु सौर सिंचाई पंप स्थापित किया जाना है। सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ भूजल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। ठीक ना, बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फालतू चीज है, नीचे का 65% और % दुनियादारी नहीं पूछा जाता है वो। सौर सुजला योजना वही शुभारंभ 1 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। बस इंदिरा गांव गंगा योजना देखिए, राज्य में नदियों के प्रवाह क्षेत्र में नदी के जल को
एकत्रित करने के उद्देश्य से अधिक संख्या में एनीकट, इंदिरा गांव गंगा योजना तो एनीकट, बैराज निर्मित किए गए हैं। तो एनीकट और क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, बैराज। तो गाँव में देखा जहाँ नदी होगी दोस्तों वहाँ क्या क्या बनाए जा रहे हैं, एनीकट बनाए जा रहे हैं और बैराज बनाए जा रहे हैं, जिसमें से बहुत से एनीकटों में साल भर जल उपलब्ध रहता है। इसके ठीक विपरीत निकट ग्राम के तालाबों में साल भर जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। कुछ तालाब माह जनवरी फरवरी में ही सूख जाते हैं। इन कारणों से विभिन्न प्रयोजनों हेतु उन तालाब पर आश्रित ग्रामीणों को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण व्यवस्थाओं को साल भर सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्राम के निकट स्थित नदी निकटों में उपलब्ध जल से उक्त ग्रामों के तालाबों को सौर प्रणाली के माध्यम से भरा जाए। ठीक, तालाबों को भरना है। उपरोक्त व्यवस्था हेतु नदी निकटों के निकट 10 HP क्षमता के या इसके गुणांक में सोलर पंपों की स्थापना कर अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ग्राम में स्थित तालाब को भरे जाने की योजना है। कौन सा, तो इंदिरा गांव गंगा योजना। उक्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा की गई घोषणाओं निर्देशों, माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय विधायकों के द्वारा किए जा रहे अनुशंसाओं फस इसको नहीं पढ़ना है, बस याद रखना कि इसका उद्देश्य क्या है इंदिरा गांव गंगा योजना का। ठीक, इंदिरा गांव गंगा योजना दोस्तों अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से तालाबों को भरना है जी गांव के ना। सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजना नहीं, योजना का विवरण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान, आदर्श ऊर्जा, देखिए राज्य के ग्रामों में समस्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शासन द्वारा नवीन कार्यों का सृजन किया जा रहा है, जिनके क्रियान्वयन एवं प्रगति को आधार रख विभिन्न पैमाने पर ग्रामों को आदर्श ग्रामों में तब्दील किया जा रहा है। इसी तारतम्य में राज्य में सौर आदर्श ग्रामों की परिकल्पना अनुसार प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है। योजना अंतर्गत सौर आदर्श ग्रामों के लिए राज्य शासन से राशि प्राप्त कर किया जाना है। बस इतना ही याद रखना है, कुछ नहीं है इसमें। ऊर्जा शिक्षा उद्यान छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्रेडा के द्वारा, किसके द्वारा याद रखना है, क्रेडा, इसके द्वारा क्रेडा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्रेडा के द्वारा निम्नानुसार स्थलों पर विज्ञान, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में आम जनता एवं बच्चों के मनोरंजन सह शिक्षा के उद्देश्य से 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान, 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान कहाँ, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा एवं दुर्ग में स्थापना की गई है। 7 जगह ऊर्जा शिक्षा उद्यानों में नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के तकनीकी ज्ञान हेतु विभिन्न प्रदर्शन मॉडल्स एवं मनोरंजन हेतु विभिन्न क्रीड़ा उपकरणों के साथ साथ सुंदर फाउंटेन, फव्वारे, उद्यानों एवं कला विथिकाओं के माध्यम से मनोरंजन सह शिक्षा उद्देश्य की पूर्ति लगातार की जा रही है। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा शिक्षा उद्यानों के संचालन व संधारण हेतु इतना करोड़ प्रावधान है, ये नहीं पूछेगा। ऊर्जा संरक्षण दक्षता कार्यक्रम, ये भी नहीं पूछेगा। स्ट्रीट लाइट दुनियादारी है। परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ लेते हैं। परिवहन एवं संचार के बारे में दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ठीक, चलिए पढ़ते हैं। देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है, तत्व है। कौन सा, परिवहन, सड़क हो गया, मतलब परिवहन के जितने भी साधन ये सब महत्वपूर्ण है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दोस्तों, या मैं सामाजिक गतिविधियों को या आर्थिक गतिविधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है जी। परिवहन या संचार व्यक्तियों को डायनेमिक बनाता है, गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवन यापन हेतु रोजी रोटी की व्यवस्था, शिक्षा,
स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाएं प्राप्त कर सके। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन, मोबाइल सहित तथा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सहित सेवाएं आदि प्रमुख हैं। ठीक, राज्य में हमारे। ठीक, इसका भागीदारी देख लेते हैं। परिवहन क्षेत्र का योगदान कितना है। राज्य के जीडीपी में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का दोस्तों यदि पैसे में पूछे तो ये याद रखना है। ठीक है, 7,45,703 याद रखना है योगदान है जीडीपी में। प्रतिशत वृद्धि क्या है तो 9.18 को याद रखना है। हिस्सा कितना प्रतिशत में पूछे तो 2.43 परिवहन का क्या है जी, हिस्सा है। 2.43% हिस्सा है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए योगदान, ब्लैक वाला जो कलर योगदान तो कभी नहीं पूछा जाता है, वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि पूछा जाता है। प्रतिशत वृद्धि पूछे दोस्तों तो सबसे ज्यादा कब रहा है दोस्तों प्रतिशत वृद्धि, तो 2021-22 में रहा है जी, 51.40% रहा है। 21-22 सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि रहा है। सबसे कम कब रहा है दोस्तों, सबसे कम दोस्तों 2019-20 में रहा है। कितना, तो -1.74% रहा है। ठीक, अगर योगदान पूछे दोस्तों तो ब्लू कलर का योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान कब रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछे तो लगभग बराबर ही रहा है। 2024-25 में याद रखना 2.43% है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतल परिवहन, अब भूमि में चलने वाला परिवहन क्या क्या, जैसे सड़कें एवं पुल। तो लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ सड़कों के उन्नतीकरण एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2023-24 में 4,385 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन, जिसमें गिट्टीकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किए गए। 75 वृहद पुल, याद रखना 75 वृहद पुल, 70 मध्यम पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है। एक रेलवे ओवर अंडरब्रिज एवं 178 नग वृहद पुल प्रगति पर है। ठीक ना, वर्ष 2023-24 में कुल राशि का इतना करोड़ आवंटन के विरुद्ध इतना करोड़ व्यय किया गया है। ठीक, वर्ष 2024-25 माह में 2024 नवंबर मतलब सितंबर 2024 तक इतना किलोमीटर सड़कों का निर्माण मतलब 899.4 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। 32 वृहद पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 10 मध्यम पुल पूर्ण हो चुका है लक्ष्य में से, और एक रेलवे ओवर अंडरब्रिज निर्माण पूर्ण है। 179 वृहद पुल का कार्य एवं एक रेलवे ओवर अंडरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। ठीक ना, इतना तक। छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता, जो एडीबी बैंक होता है ना, वो दोस्तों सहायता देता है जी, एडीबी बैंक। ठीक, तो तृतीय लोन, देखिए बैंक की सहायता से तृतीय लोन के अंतर्गत 25 मार्ग लंबाई 869.36 किलोमीटर हेतु 35 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 10 कार्य पूर्ण, ये सब कार्य पूर्ण को नहीं पूछा जाता है जिंदगी में। जवाहर सेतु योजना को याद रखना है, अंतर्गत पुलों का निर्माण कर, जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंच विहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। वर्ष 2023-24 में 147 पुल कार्य स्वीकृत थे। इनमें से 52 पुल कार्य पूर्ण, 70 पुल कार्य प्रगति पर तथा शेष कार्य निविदा स्तर पर थे। ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। CGRIDCL के अंतर्गत 2023-24 में मार्च ये भी इंपॉर्टेंट नहीं जी, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। क्यों हम एक्स्ट्रा डेटा याद रखें फालतू का। ठीक, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना
देखिए इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारा डेटा है, लेकिन याद सबको नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बस पढ़ा जाता है। उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को ना मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, सुगम शब्द को समझना है, सुगम सड़क योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को, पब्लिक प्लेस को 12 मासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जन सुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 4,308 मार्गों में से 3,261 कार्य पूर्ण किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन योजना के अंतर्गत 1,047 मार्गों में से 48 कार्य पूर्ण, 51 कार्य प्रगति पर, 99 कार्य अप्रारंभ, 152 कार्य निविदा स्तर पर, 604 कार्य निविदा लंबित है तथा 93 कार्यों की आवश्यकता नहीं है। भवन कार्यों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 में रुपए इतना आवंटन राशि सब नहीं पूछा जाता है। ये डेटा बस को आपको याद रखना है, जीवन में नहीं भूलना दोस्तों। परिवहन में यही डेटा बस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में? हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी नेशनल हाईवे हैं, है ना, उसकी कुल लंबाई कितने है जोड़कर पूछेगा तो दिसंबर 2023 की स्थिति में दिया गया है कितना, तो 3,484 किलोमीटर याद रखना है। जितने भी नेशनल हाईवे है हमारे छत्तीसगढ़ में वो सब जोड़ के 3,484 किलोमीटर है, ठीक ना। राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग की लंबाई कितना है तो 4,310 याद रखना है, 4,310 किलोमीटर का है। मुख्य जिला मार्ग की लंबाई कितना है तो 11,382 मुख्य जिला मार्ग की लंबाई। ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई, ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लंबाई पूछेगा तो 16,309 किलोमीटर है जी। टोटल सड़क 35,485 किलोमीटर तक दोस्तों छत्तीसगढ़ में सड़क ही सड़क है, ठीक ना। ये दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग यही डेटा आपको याद रखना है, बाकी नहीं, ठीक। परिवहन में ना, ठीक, बाकी नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। कल से हम मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे ग्रामीण विकास एवं रोजगार। ग्रामीण विकास एवं रोजगार एडीओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेक्शन हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।